नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है चॉइस की तैयारी कौन किस पर भारी। जी हां, लोकसभा चुनाव की इस जंग में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है क्या? बीजेपी और कांग्रेस जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने मंत्रियों को टारगेट देना शुरू कर दिया है, तो राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के सहारे प्रदेश में माहौल बनाते नजर आएंगे। लेकिन राहुल की यात्रा महज 5 सीटों को ही कवर करेगी, इसलिए 28 हारी हुई सीटों पर कांग्रेस किस प्लान के साथ उतरेगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस राहुल की यात्रा के जरिए 28 सीटों के समीकरण साध पाएगी या बीजेपी की रणनीति फिर उस पर भारी पड़ेगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी, बीजेपी मंत्रियों को सौंपेगी जिम्मेदारी, कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालेगी, किसकी रणनीति किस पर पड़ेगी भारी। विधानसभा चुनाव निपटते ही राजनीतिक पार्टी का फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है। लिहाजा मिशन 2024 के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस बार 29 की 29 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी ने रखा है। इसके लिए अब मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी का ध्यान तो उन सीटों पर भी है जहां उसे 23 के चुनाव में जीत नहीं मिली। इसके लिए पार्टी ने हारे हुए विधायकों को चर्चा के लिए बुलाया है और रिपोर्ट मांगी है, ताकि लोकसभा चुनाव उन कारणों को दूर कर फतेह हासिल की जा सके। 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वो हम पहले से ही जुटे थे, लेकिन नए रूप में, नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता, जो मैंने कहा था सजग प्रहरी के नाते से, एक एक बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर मोदी होंगे। इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र और पूरा कार्यकर्ता जुट गया है और हमें विश्वास है कि आगामी आने वाले 2024 में हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ 29 की 29 सीटें लोकसभा के अंदर जीतेंगे। इधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। ये यात्रा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का मध्य प्रदेश पर कुछ असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारत न्याय यात्रा भिंड, मुरैना और ग्वालियर समेत महज 5 सीटों को ही कवर करेगी, जबकि 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा को चुनाव के नजरिए से नहीं देख रही। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हो या जो राहुल जी नई न्याय योजना यात्रा निकालने जाना है, इसका उद्देश्य कभी भी चुनावी नफा नुकसान कभी नहीं रहा। इसका मूल उद्देश्य था कि जनता की समस्याओं को जानना, जनता में प्यार का प्रचार प्रसार करना, जनता में स्नेह का प्रचार प्रसार करना, तो ये उसका मूल उद्देश्य था। और बाकी अगर चुनावी सफलता की बात है तो आप देखें, चाहे तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, हमको सफलता मिली है। और मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़, यहाँ जिस तरह से लूट की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मालवा निमाड़ से निकली थी। इस यात्रा ने भी इंदौर, बुरहानपुर और खंडवा समेत 6 जिले कवर किए थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो मालवा निमाड़ में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लिहाजा अब लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटों पर यात्रा निकालकर क्या कांग्रेस 28 सीटों के समीकरण साध लेगी, ये अहम सवाल है। साथ ही बीजेपी की रणनीति के आगे कांग्रेस की आधी अधूरी सी दिख रही प्लानिंग कितनी कारगर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन कासलीवाल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का अनादि टीवी में। और सबसे पहले शुक्ला जी, आप ही के पास कि इस देश में राजनीतिक यात्राओं का एक लंबा इतिहास रहा है, एक दौर रहा है, और हाल में हमने यात्रा देखी थी भारत जोड़ो राहुल गांधी की, और जब कांग्रेस को सफलता भी मिली कर्नाटक में, तेलंगाना, हिमाचल में, तो उसका क्रेडिट उनको दिया गया। और अब फिर लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है
और एक यात्रा और निकाल रहे राहुल गांधी। इस बार कुछ पैदल चलेंगे, कुछ बस से चलेंगे। 6,400 किलोमीटर की यात्रा है और मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा पिछली बार की तरह। लेकिन कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि छोड़ पाएंगे? क्योंकि अगर पिछली यात्रा के नतीजों से इसका कंपैरिजन करें तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए, पहले पिछली यात्रा में भी उनकी यात्रा ये मालवा और निमाड़ होकर गुजरी थी जी। और लगभग 37-38 विधानसभाओं से होकर गुजरे थे। तो ये उम्मीद लगा रहे थे और ये विश्लेषण आप सबके टीवी में भी आ रहा था कि राहुल जी की इस यात्रा का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा था। इस यात्रा का प्रभाव दिखेगा चुनाव में, लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि उसका कोई प्रभाव ज्यादा दिखा नहीं। अब मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस को फिर से आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जितना कुछ ये राहुल गांधी करते हैं, तो जो इंडिया के गठबंधन जो साउथ के हैं, डीएमके, वो जो करुणा या डीएम के, बिल्कुल करुणानिधि की जो स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि, हाँ, वो पंचर कर देते हैं। ये लोग चुप हो जाते हैं। उसका कोई सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की, वो टिप्पणी याद है और विधानसभा के चुनाव में बार बार याद भी दिलाई गई। तो इस तरीके की चीजें, अभी एक कमेंट आया कि इधर तमिलनाडु में जो हिंदी भाषी लोग हैं वो पखाना साफ करने का काम करते हैं, सड़क साफ करने का काम करते हैं। तो मूल आधार सत्ता के लिए किसी भी राजनीतिक दल को हिंदी पट्टी में ही मिलता है। अब ये सब चीजें चुनाव के वर्ष में जब आती हैं तो ये टुकड़े टुकड़े में और ये सोशल मीडिया के युग में बहुत ही मारक हो जाती हैं। कांग्रेस जितना बनाती है उसके साथ ही उसको उतना बिगाड़ देते हैं। यात्रा का इंटेंशन राहुल गांधी जी का बहुत अच्छा है और जितनी भी यात्राएं हुई, महात्मा गांधी ने तो इस महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तो यात्रा की वजह से बने। विनोबा भावे की यात्रा हुई, जयप्रकाश नारायण और ये चंद्रशेखर जी ने यात्रा की, मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी ने यात्रा की। तो यात्राओं के इम्पैक्ट पड़ते हैं राजनीतिक रूप पे और इस देश को जोड़ने का काम भी इन यात्राओं के माध्यम से हुआ है। तो इस यात्रा का इस दृष्टि से तो असर पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका राजनीतिक कितना फायदा उठा पाती है कांग्रेस, ये अभी स्पष्ट नहीं है। और खासतौर पे जैसा मैंने कहा कि इसके साथी हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप के भी नेता हैं, उधर वो करुणानिधि के जो लड़के स्टालिन हैं, ये सब लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, ये सब पंचर करने में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें एक समझ पैदा नहीं होगी तो ये यात्रा बीच में बाधित होती रहेगी और बयान आते रहेंगे और तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शून्य होता रहेगा, ऐसा मेरा मानना जी। तो जैन साहब, आपने सुना जयराम जी को, उनका बड़ा राजनीतिक लंबा अनुभव है और जो आपके सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं जैसे आपकी गाड़ी रफ्तार पकड़ती है तो वो कील लेके बैठे रहते हैं कि उसको उस रफ्तार को रोक देते हैं, पंचर कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। और जो यात्रा आप निकाल रहे हैं आप, तो बेहतर नहीं होता है कि जिन गठबंधन राज्यों से आप निकाल रहे हैं, कि वो पश्चिम बंगाल भी है, बिहार में तो आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आप सहयोगी हैं, झारखंड में भी सहयोगी हैं, तो इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी आप साथ ले लेते तो शायद उसका अच्छा इम्पैक्ट आता, बजाय इसके कि अकेले यात्रा कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश को अगर छू लेते। देखिए, ये जो भी यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है या निकाल रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये उद्देश्य। उसका कोई राजनीतिक फायदा या चुनाव का फायदा लेना इस यात्रा का उद्देश्य नहीं है। ये पिछली यात्रा में भी राहुल जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक भारत को पहचानने की, जानने की और जोड़ने की यात्रा है। तो फिर वो जो जीत होती फिर आपकी कर्नाटक की, वो तेलंगाना की, हिमाचल की, फिर क्रेडिट राहुल गांधी को क्यों देते हैं जब आपका राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं है? आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? आनंद जी, नहीं आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा कि जब यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं है
तो फिर तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, उस यात्रा की, उस जीत का क्रेडिट फिर राहुल गांधी की उस यात्रा को क्यों देते हैं आप लोग? नहीं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने किसी को श्रेय नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने जनता को श्रेय दिया है। ये सब मीडिया का बनाया हुआ एक क्या बोलना चाहिए, वो है जिसमें हर चीज को वो राहुल गांधी से रिलेट कर देते हैं। जबकि राहुल गांधी का स्पष्ट कहना था पिछली यात्रा में भी और इस यात्रा में भी कि हम जनता की समस्याओं को जानने के लिए, भारत की व्यवस्थाओं को जानने के लिए, समझने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी है कि उसका फायदा या नुकसान है तो बात की बात है, पर हमारा पार्टी का या राहुल गांधी जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि जिससे राजनीतिक फायदा हम उठा सकें। जी चलिए, तो सचिन जी, उनका तो कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, फिर बीजेपी को क्या दिक्कत है? तो राजनीतिक उद्देश्य नहीं है इनका, तो फिर राजनीतिक पार्टी के रूप में के प्रवक्ता उसके संबंध में बयान क्यों देते हैं? कि जो राहुल गांधी जो हैं, पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकालेंगे। पार्टी फोरम पे उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी किए जाते हैं? तो एक राजनीतिक व्यक्ति, ये एक राजनीतिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, और सार्वजनिक जीवन में अगर वो इस तरह की कोई भी यात्रा निकाल रहे हैं तो उसको एक राजनीतिक उद्देश्य की ही यात्रा माना जाएगा। जी, अब कांग्रेस जो है अपना सेल्फ गोल खुद ही करना शुरू कर देते हैं। ये पहले तो ये मानते नहीं है, क्योंकि अब इनको ये मालूम है ये कि आगामी जो हार दिखाई दे रही है इनको लोकसभा की, तो आज ये अभी बोल रहे हैं कि वो गैर राजनीतिक यात्रा है। जब इनकी यात्रा कोई उद्देश्य जो इन्हें मालूम पड़ रहा है कि हासिल नहीं होगा, तो इसलिए उसको एक दिग्भ्रमित करके लोगों को रखना चाहते हैं कि हमारा तो मतलब सिर्फ देश को पहचानना है। अगर 55 साल में राहुल गांधी देश को नहीं पहचान पाए हैं, देश को समझ नहीं पाए हैं, तो उन्हें एक राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में तो पहले त्यागपत्र दे देना चाहिए। कि पहले वो अपने आप को एक पीएम कैंडिडेट के रूप में लॉन्च करवा चुके हैं 13 बार, और 13 बार की लॉन्चिंग किसने कहा? ऐसा कोई ऑफिशियल वक्तव्य है आपके पास जिसमें राहुल गांधी ने अपने आप को पीएम बोला, या कोई कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है कि राहुल गांधी जी पीएम प्रवक्ता हैं या पीएम के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? ये सब एक बुना हुआ, एक सोचा समझा राजनीतिक आप आनंद जी अभी प्रहार है कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को टारगेट करने की। आप तो ये बता दीजिए कि आपके राहुल गांधी जी आज तक पीएम कैंडिडेट रहे या नहीं रहे? नहीं रहे, कभी नहीं रहे। कौन सा ऑफिशियल वक्तव्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बोला हो कि हमारे राहुल गांधी पीएम का चेहरा रहे? आप ऑफिशियल बात कीजिए। मीडिया अगर कुछ बोलता है या पब्लिक कुछ बोलती है तो उसको कांग्रेस पार्टी का कुछ देना देना। पार्टी प्रवक्ता है, आप बता दीजिए। अभी भी नहीं है ना वो पीएम कैंडिडेट तो आपके? नहीं है। ये यात्रा का भी उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, ये लोगों को जोड़ना, लोगों की समस्याओं को समझने के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा निकाली है। कांग्रेस पार्टी इसमें, चूंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अगर परिवार का राजनीतिक यात्रा निकालता है या सामाजिक यात्रा, धार्मिक यात्रा निकालता है, तो हर आदमी उसमें मदद करता है, पार्टिसिपेशन करता है। तो कांग्रेस पार्टी की मॉरल जवाबदारी कि उसमें पार्टिसिपेशन करके उनको सहयोग करे, उसमें आपको क्या परेशानी है? नहीं, आपका आंतरिक मुद्दा है वो कि आप की पार्टी निकाले या आपके पार्टी से बड़ा जो परिवार है वो निकाले। तो पार्टी से बड़ा तो परिवार है, और परिवार के पीछे ही पार्टी चलती है, इसीलिए तो हम उसको बोलते हैं। आपके पीछे भी तो आपके यहाँ भी जो मोदी जी डिसाइड करते हैं, शाह जी डिसाइड करते हैं, वही होता है ना, क्योंकि वो मुखिया है। तो हमारे पार्टी के अगर मुखिया वरिष्ठ गांधी है तो उसमें परेशानी क्या है? तो आपके मुखिया तो अधिकृत आपके मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे ना आनंद जी? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, पर वरिष्ठ सदस्य जो वरिष्ठ रहते हैं या पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, वो भी उतने सम्माननीय रहते हैं, वो भी उतने जवाबदार रहते हैं। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि आडवाणी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह जी को हटा दिया, गडकरी जी को हटा दिया। तो ऐसा नहीं होता, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है। पूर्व अध्यक्षों वो तो हटाना पड़ेगा ना कहीं, जैसे आपने भी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह उनकी और पार्टी कार्यालय के गेट के बाहर फेंक दिया था, याद है कि नहीं याद है? ये आप मुझे लग रहा है बहस जी
और उनको आपने आप सब्जेक्ट पे बात कीजिए, आप पुरानी मैं वही बातों चाह पे रहा हूँ कि जाइए। सब्जेक्ट पे बात हो जाए, अभी- क्योंकि आपने अभी- जिक्र अभी- लेकिन अभी आनंद जी, विषय आपका ये एक है। तरफ तो बीजेपी ने अपनी तैयारी 24 सीट की 29 को लेके ध्यान में रखते हुए शुरू कर दी है। पूर्व मुखिया तो शिवराज सिंह चौहान थे, वो चुनाव जीतने के बाद छिंदवाड़ा चले जाते हैं। आपके यहाँ भी कार्यकारिणी भंग है, कोई तैयारी नजर आ नहीं रही है। पार्टी के अंदर से सुर उठ रहे हैं। एक धड़ा कहता है कि ईवीएम के कारण हारे, एक धड़ा कह रहा है भीतरघात के कारण हारे, एक धड़ा कह रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और बीजेपी हारे हुए उम्मीदवारों से भी चर्चा कर रही है, जीतों को काम पे भी लगा रही है, और ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 3-4 महीने से कम का वक्त बचा है। तो फिर ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां कहाँ हैं? जीतू पटवारी जी जैसे ही बने, उन्होंने सभी संगठनों की, सभी पदाधिकारियों की, सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग लगातार हमारे यहाँ चल रही है। लगातार हमारे प्रभारी जी आए हैं, उस पर मंथन चल रहा है, कार्य चल रहा है, और कार्यकारिणी भंग है तो वो बन जाएगी। तो इतना कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, क्योंकि हम लोगों का भी नेटवर्क विधानसभा चुनाव में नहीं, ये पहले से सवाल आपके था। कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, हमारा सवाल नहीं है। नहीं, ये आप किस कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूछा आपका, उसका जरा मेरे को उदाहरण देंगे या प्रूफ देंगे किस मैं कार्यकर्ता दसियों ने पूछा? कार्यकर्ताओं को आपको नाम सहित बता सकता हूँ, और नहीं, आप वो कहेंगे आपके तो मैं टीम को कहूंगा वीडियो भी दिखा बात देंगे। करेंगे तो जी, पार्टी प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। अब वो आपके माध्यम से पूछेंगे तो सबको जवाब देना तो संभव नहीं है ना, कि हमारी पार्टी के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति डिस्क्लोज करती है क्या? तो हम कैसे करेंगे? हम तो अपने नेटवर्क पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पे पूरा भरोसा है कि हम ये 3 महीने में हमारी तैयारी लगभग चल रही है और होगी, और आगे भी हम तैयारी पे लगातार काम कर रहे हैं और करेंगे। चलिए सचिन जी, वो तो कह रहे हैं रणनीति डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और आप ये जो पूरी रणनीति बता देते हो सोशल प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, आपके अध्यक्ष भी बोल देते हैं क्या तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जो नतीजे आए थे विधानसभा के, उसमें 6-7 लोकसभा सीटें ऐसी थी जब कांग्रेस को आप पर बढ़ती वोटों के मुकाबले में, और लगभग उन्हीं में से 2-3 सीटों पर राहुल गांधी आ रहे हैं। तो चिंता तो इस बात की भी होगी कि 28, आप 29 का कह रहे हैं, जो 28 जीती थी उनको सबसे पहले तो उन्हीं को बरकरार रख लिया जाए, क्योंकि टीकमगढ़ है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर हैं, ऐसी कई सारी सीटें हैं जो वोट बैंक कांग्रेस का आपसे ज़्यादा था। मनोज जी, जब काउंटिंग चल रही थी उस समय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं पी शर्मा जी, उन्होंने जो बूथ जहां पर वोट हमको कम मिल रहे थे या जो बूथ हम हारे हैं, उन सारे बूथों की समीक्षा करना शुरू कर दिया था। अब पार्टी स्तर पर वहां के जो कार्यकर्ता हैं और जो बूथ मैनेजमेंट, वो सारे कार्यकर्ताओं को जो है प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया है, और अब जो कारणों की समीक्षा की जा रही है, और अब जीत के अंतर को बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब हमने जो अपना टारगेट लिया है वो 51% वोट का लिया है, और 29 की 29 सीटों पर हमको विजयश्री हासिल करना है। जी, तो शुक्ला जी, जिस अब- समय जी सचिन जी बताइए। वहीं कांग्रेस में जैसा आनंद जी बता रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता ने नहीं पूछा, तो जो इनके पूर्व अध्यक्ष हैं कांतिलाल भूरिया जी, वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में बेईमानों की भीड़ लगी हुई है, बेईमान भरे हुए हैं पूरे इस पार्टी में। तो आनंद जी ने बेईमानों को आइडेंटिफाई कर लिया, कांग्रेस ने आइडेंटिफाई कर लिया बेईमानों को। ये हमारा व्यक्तिगत विषय है हमारी कांग्रेस पार्टी का। अगर किसी नेता ने बोला है कुछ काम हो रहा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतना इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है कि हम आइडेंटिफाई करें नहीं करें। ये सब हमारा व्यक्तिगत और पार्टी का इंडिविजुअल मामला है, इसमें आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, हमारी तरफ से देखिए आप आनंद जी कि कांग्रेस एक बेईमान पार्टी है, उन्होंने राष्ट्र के साथ बेईमानी की है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत क्या बयान है मुझे जानकारी नहीं है, पर किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई पार्टी बेईमान नहीं हो जाती। लेकिन आनंद जी, जो आपके नए नए अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, आनंद जी, जो आपके नए नए अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी कहा है कि मैं पार्टी में गुटबाजी खत्म कर दूंगा। पहले जो गुटबाजी थी, ये भी उन्होंने कहा है। इसका मतलब ये कि पहले गुटबाजी रही होगी, तभी तो उन्होंने कहा है। बहरहाल चूंकि मैं इस पर दोबारा आऊँगा, तो शुक्ला जी, एक और बात है कि जिस समय राम मंदिर को लेके एक पीक पे माहौल जा रहा पूरे देश में, और उसके 1 महीने बाद मार्च से ये यात्रा, उसी दौरान फरवरी से, तो कैसे इसको देखा जाए? जनवरी से माफ कीजिए, तो पैरेलल उसकी कोई काट निकालने का प्रयास है, या वाकई गंभीर है राहुल गांधी, या केवल जनता से इंट्रोडक्शन मिलना है, देश को समझना है बस?
नहीं, दो चीजें बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेगी। पहली चीज तो कोई राजनीतिक व्यक्ति जो पोस्ट होल्डर है, पोस्ट होल्डर इन द सेंस वो विधानसभा का या पार्लियामेंट का सदस्य है, बिल्कुल। तो उसकी हर गतिविधि राजनीति के दायरे में आएगी। वो लाख चिल्लाकर कहे कि मैं हर काम गैर राजनीतिक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यदि वो गैर राजनीतिक कर रहे हैं तो उनको अपनी भूमिका विनोबा भावे या महात्मा गांधी की तरह स्पष्ट करनी होगी। महात्मा गांधी ने कहीं कोई पद नहीं लिया, न संगठन में लिया था कभी, और न चुनाव लड़े और न ये हुए, तो देश उनको सुनता था और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम उनकी यात्रा का, उनके अनशन का और उनकी हर बात का असर होता था। तो पहली चीज तो इस भ्रम को दूर करें कि राजनीतिक व्यक्ति कांग्रेस के नेता के तौर पर उनकी यात्रा हो रही है या व्यक्ति के रूप में हो रही है। फिर दूसरी, वो स्वतः सुखाई ये यात्रा कर रहे हैं कि राजनीतिक दल के दृष्टि से या सार्वजनिक हित के दृष्टि से कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो दिखता है या जो मतलब नजर आता है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता उत्तर से दक्षिण तक यात्रा कर रहे हैं, ये अब तो पूरब से पश्चिम तक कर रहे हैं। तो उनका जो ध्येय है तो वो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को पुनर्जीवन देने का ध्येय है, संजीवनी फूकने का ध्येय है, और वो ध्येय बड़ा स्पष्ट है। किसी के ये कह देने से कि आए स्वयं राहुल गांधी इस बात को कहें कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, वहां तो पार्टी पदाधिकारी जो आपके सांसद हैं, जो विधायक हैं, वही तो आगे पीछे रहते हैं। गैर राजनीतिक लोग कहाँ रहते हैं? और पूरे कार्यक्रम भी तो कांग्रेस की इकाइयां ही उसको संभालती हैं। कौन एनजीओ संभालता और कौन पब्लिक के या नागरिक का कोई फोरम संभालता हो, या सिटीजन फोरम हो, कोई उस पूरी यात्रा को स्पॉन्सर करता हो या उसका इंतजाम देखता हो, वो तो सब पार्टी ही करती है। तो वो कहना मतलब साफ बात नहीं है, मतलब भ्रम की तरह है कि उनको किस तरीके से यात्रा करनी है। और ये जो राम मंदिर का मसला है, तो ये तो देखिए जन जन से जुड़ा है, और ये तो आजादी के पहले से जुड़ा हुआ मसला है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड लिया, कायदे से कांग्रेस पार्टी इसमें लीड ले सकती थी। इसमें राजीव गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी ताला खुलवाने में। और फिर जब ये विवादित ढांचा का जो ध्वंस हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे, और कभी मतलब डॉक्यूमेंटेशन में है, मतलब दस्तावेज, लिखित दस्तावेजों में है। कुलदीप नैयर जी अपनी किताब में लिखे हैं कि इसमें मुख्य सहमति थी नरसिंह राव की और बूटा सिंह की। और नरसिम्हा राव जी ने खुद किताब लिखी अयोध्या नाम से, जो उनके निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। अब वो तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कुलदीप नैयर एक जो देश के वरिष्ठ पत्रकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, उन्होंने ये लिखा कि अयोध्या को लेकर बहुत संजीदा थे नरसिंह राव जी, और मतलब यदि वो चाहते वहां मिलिट्री भेज के, पैरामिलिट्री फोर्स भेज के उसको रोक सकते थे। लेकिन वो ऐसा चाहते थे कि ये विवादित ढांचा का ध्वंस हो और वहां पे रामचंद्र मंदिर का निर्माण हो। बूटा सिंह भी यही चाहते थे। बूटा सिंह ने सार्वजनिक स्वीकार की कि हम असली सिख धर्म या असली सिख उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे रहते ये ढांचा ध्वस्त होगा और राम मंदिर की स्थापना होगी। इन सब चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी लीड में जा सकती थी, लीड ले सकती थी उस राम मंदिर के निर्माण को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा एक भ्रम में रही है, एक सेकुलर दिखने के चक्कर में उसने उसको आदि छोड़ना, सारी पावे आदि में सारी पावे, इस तरीके की भ्रम की स्थिति रही कि हम राम मंदिर के पक्ष में जाएं या राम मंदिर के विपक्ष में जाएं। फिर उसी बीच दुर्भाग्य से शाहबानो केस आ गया, तो शाहबानो वाले मसले में कांग्रेस पार्टी खंभा पकड़ के खड़ी हो गई, और उसके बाद जो उसका पतन शुरू हुआ, तो वो आज इस मुकाम पे उस टर्निंग पॉइंट से खत्म हुआ। एक आरिफ मोहम्मद खान साहब खुद मुसलमान थे, उनने पार्लियामेंट में वार्न किया कि केरल के गवर्नर भी हैं जी, हाँ, आग से खेलने ने उस समय वार्न किया था और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और कहा था कि ये जो सब काम कर रहे हैं, आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, एक महिला का हक मार रहे हैं और संविधान में संशोधन कर रहे हैं, इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो दो टर्निंग पॉइंट ऐसे थे, यदि उसमें ये राम मंदिर अगर भ्रम में नहीं रहती कांग्रेस तो शायद नतीजे कुछ और होते। तो शायद आनंद जी, लगता है कुछ और भ्रम होगा, तो इस यात्रा के पहले कांग्रेस पार्टी दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन अभी समय की कमी है, तो चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद सचिन जी, आनंद जी, जयराम जी, आप तीनों का।
तो निश्चित तौर पर हारी सीटों पर बीजेपी की तैयारी तगड़ी चल रही है और कांग्रेस है कि वो ये लाइन नहीं ले पा रही, करना क्या है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, पार्टी कह रही है उसका राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। जब राजनीतिक लाभ लेना नहीं है तो पार्टी की बैनर तले यात्रा का आयोजन क्यों किया जा रहा है, क्यों इस तरीके से उस यात्रा को डिज़ाइन किया गया है कि वो 12 राज्यों से होती 6,500 किलोमीटर का सफ़र करेगी और वो भी उस दौरान शुरुआत होगी यात्रा की जब एक तरफ राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर भावना पीक पर होगी और दूसरी तरफ राहुल गांधी इस यात्रा से निकलेंगे और वो भी तब जब लोकसभा के मुहाने पर ये देश खड़ा है। अब कांग्रेस क्या वाकई भ्रम की स्थिति में या जानबूझकर भ्रम में रहना चाहती है, ये कांग्रेस की जो नीति नियंता है ये उन्हीं पर हम छोड़ देते हैं। मुद्दा तो है में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।